नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज प्राचीन भारतीय इतिहास यानी ये जो हम लोग जेटेट 2024 का जो सिलेबस है वैदिक प्राचीन भारतीय इतिहास में भारतीय इतिहास इसमें से जो टॉपिक एक है वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक काल या फिर काल इसको बोलते हैं। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज से वैदिक सभ्यता या वैदिक काल पर। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनता है, आज तक जो भी क्वेश्चन बनते आ रहा है, उन सब का निचोड़ लेकर मैं यहाँ आया हूँ। सभी का अध्ययन करके इस पर बनाया हूँ नोट्स, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जितने सारे मेरा नोट्स है ना, वो NCERT पर आधारित है। इसको या JSS मतलब झारखंड में जो सरकारी लेवल पर बुक चलती है उसी पर बनाया हूँ। दोनों कंबाइंड करके इसको बनाए। चलिए तो मैं शुरू करता हूँ, देखता हूँ क्या है वैदिक सभ्यता के बारे में। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, कहता कि वैदिक काल जो है, देखिए वैदिक काल का समय अगर देखें तो ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, यानी 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। और इसको दो भागों में बांटा गया है। यहाँ बता देता हूँ कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है पूर्व वैदिक काल और एक ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ एक का जो है, अगर हम वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल बोलते हैं, पूर्व वैदिक काल, तो इसका जो समय है, पूर्व वैदिक काल का, इसको हम लोग मानते हैं ये पहले 1500 से आपका 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व का समय जो है ये पूर्व वैदिक काल मानते हैं। या फिर इसको दूसरा बात करें तो उत्तर वैदिक काल अगर है, उत्तर वैदिक काल का समय अगर देखते हैं, इसका समय है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ये है आपका समय। वैदिक काल को दो भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। एक है पूर्व वैदिक काल, जिसका समय आपका है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। और इसी से मैं नोट्स बनाया हूँ जो आप अभी पढ़ेंगे। क्या लिखा है देखिए, आपका कहता है कि भारतीय इतिहास जो है, भारतीय इतिहास में 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के कालखंड को वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की संज्ञा दी गई। मतलब भारत का जो इतिहास है, उसमें समय जो है, कितना समय, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है, उसी को कहा गया है वैदिक काल या वैदिक सभ्यता की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि इस काल में ही वेदों की रचना हुई थी। मतलब यही समय में वेद का रचना हुआ था या वेदों की रचना हुई थी, इसलिए इसको कहा गया था कि कहा जाता है कि ये जो समय है यह वैदिक काल है। चलिए आगे दूसरा नीचे लाइन देखते हैं क्या लिखा है। कहता है वेदों की रचना काल जो है एक विवादग्रस्त प्रश्न है। मतलब विवाद इसमें रहता है कुछ, किंतु अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की रचना, देखिए ऋग्वेद की जो रचना माना है वह आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य, तथा अन्य वेदों की रचना जो है, मतलब वेद कितने हैं, वेद जो है वह 4 प्रकार के हैं। वेद कितने प्रकार के हैं, देखिए वेद जो है, वेद
वेद कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। वेद जो है वो 4 प्रकार का है। ये 4 प्रकार का, 4 में क्या है? पहले ऋग्वेद है, ठीक है, और ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 प्रकार के वेद जो है, तो इस चारों वेदों में से ऋग्वेद की रचना का समय माना जाता है कितना? तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, ये जो आपका ऋग्वेद की रचना है ना। और इसके बाद जो है 1000 से नीचे जब हम जाएंगे 1000 से 600 तक, तो ये समय आपका हो जाएगा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन तीनों वेद की रचना का समय हो जाएगा। चलिए देखते थोड़ा सा और क्या है। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि वेदों की का जो है रचना काल एक विवादित समय है, और ऋग्वेद की रचना जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य, और अन्य वेदों की रचना इसके पश्चात, मतलब इसके बाद है। इस आधार पर जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी उसी को ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। मतलब अगर क्वेश्चन पूछे कि ऋग्वेदिक काल किसको कहते हैं, उसका अगर समय पूछा जाए तो यहाँ 1500 से लेकर 1000 का जो समय रहेगा उसको क्या करेंगे? ईसा पूर्व को ऋग्वेदिक काल कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉरी, नहीं हुआ, ऋग्वेदिक काल या समय। ये हो गया आपका ऋग्वेदिक काल या समय। चलिए दूसरा क्या है देखते हैं। देखिए ऋग्वेदिक काल, इसका समय आपका है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। इस काल की संपूर्ण जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलता है, यानी कि ऋग्वेदिक काल की संपूर्ण जानकारी जो में है वह कहाँ से मिलते हैं? तो ऋग्वेद से मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऋग्वेद में आर्यों की निवास स्थान के लिए सर्वत्र सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन सा शब्द क्या है? सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया है ना। और इससे ज्ञात होता है कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान, देखिए पंजाब और अफगानिस्तान में आकर निवास करते थे। आर्य सर्वप्रथम कहाँ निवास करते थे? तो पंजाब और अफगानिस्तान में। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में जो है ये नदियां आपको दिया गया है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियां, जैसे कुंभा, कुंभा को काबुल कहते हैं, कुंभू, कर्मक, गोतमी, गोमल, सुवास्तु, स्वास्त, तथा पंजाब की 5 नदियां सिंधु, विस्तासा, झेलम, अस्कनी, चिनाव, पुरुषनी, इरावती या रावी, विपाशा, ब्यास, इनके साथ साथ सातुद्री, सतलज, सरस्वती, यमुना, दृश्यदती, गंगा, मरुधवृधा का वर्णन भी होता है। ये सारे ऋग्वेदिक कालीन नदियां हैं जिसका वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में यमुना का प्रयोग, देखिए यहाँ से एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये लाइन अगर आप नहीं रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि ऋग्वेद में यमुना नदी का वर्णन कितने बार किया गया है। यहाँ यमुना नदी का वर्णन 3 बार किया गया है, और गंगा नदी जो है, गंगा नदी का वर्णन कितना बार किया गया है? तो गंगा नदी का वर्णन जो है मात्र 1 बार किया गया है। कितना बार?
एक बार। किस समय? तो ऋग्वेद के समय यानी कि ऋग्वेदिक काल में यमुना नदी को 3 बार वर्णन किया गया है और गंगा नदी को मात्र 1 बार वर्णन किया गया है। यहां से आपका एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये रहा, देखिए, कहता कि ईरानियों के धार्मिक ग्रंथ जेंद अवेस्ता जो है, ये ईरानियों का एक पवित्र ग्रंथ है। किसका? ईरानियों का एक पवित्र ग्रंथ है और इसमें करेश, हस्त या आयु आदि शब्द मिलते हैं। उसके बाद ये जो शब्द मिलते हैं ये क्रमशः किसके लिए? ऋग्वेद के कृषि, सस्य और यव से मिलते हैं। आर्य सभ्यता, देखिए, आर्य सभ्यता मूल रूप से ग्रामीण थी, लेकिन जबकि हम लोग पढ़े कि सिंधु सभ्यता शहरी या नगरीय सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत था। यहाँ भी 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है कि आर्य मूल रूप से किस सभ्यता के थे? तो वह ग्रामीण सभ्यता के थे। आर्यों की भाषा क्या थी? तो यह आर्यों की भाषा जो वो है संस्कृत थी। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। 1 मिनट। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि राजा का पद वंशानुगत होता था। मतलब ऋग्वेद में राजा का पुत्र ही राजा होता था, ठीक है। और राजा के ऊपर जनता यानी कि विष का अंकुश रहता था। राजा के बाद जो है ऊपर जो है वह विष का होता था। इसके बाद देखिए, राजकीय कार्य के लिए राजा की सहायता के लिए अनेक पदाधिकारी थे। मतलब राज्य में जो काम होगा उसके लिए राजा की सहायता कौन करेगा? तो उसके लिए पदाधिकारी थे। इनमें सेनापति तथा पुरोहित को महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ऋग्वेदिक काल में राजा के बाद किसका महत्वपूर्ण स्थान था? तो यहाँ सेनापति हो जाएगा और पुरोहित हो जाएगा। ग्राम का मुखिया कहलाता था। ये ग्रामीण जो है मतलब यहाँ क्वेश्चन ऐसे बनाया कि ग्राम की मुखिया को क्या कहा जाता था? तो ग्रामीण कहा जाता था। ये यहाँ ऋग्वेद में सूत, रथकार और कमर नामक उल्लेखित है, जो राजाभिषेक के अवसर पर उपस्थित रहते थे। इनकी संख्या राजा को मिलाकर 12 होते थे। मतलब यहाँ देखिए, ये जो बताए सूत, रथकार, कमार नाम का जो उल्लेख है, जो राजाभिषेक के अवसर पर रहता, मतलब जब कोई राजा का राजाभिषेक होता था उस समय वह उपस्थित रहता था। तो इसकी संख्या पूछा जाए तो कितना था? 12 था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो ये रहा, कहता कि स्पर्श गुप्तचर को कहा जाता था, जो जनता की गतिविधियों की सूचना राजा को देते थे। और वाज्रपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। गोचर भूमि का जो अधिकारी होता था उसको वाज्रपति कहा जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट है। सभा एवं समिति जो है वह राजा को उनके दैनिक प्रशासन में परामर्श देती थी और सभा ग्रामीण संस्थाओं के रूप में प्रतिष्ठित थी। समिति और सभा प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार से युक्त थे। इनके जो है अध्यक्ष को ईशान नाम से पुकारे जाते थे। मतलब सभा और समिति और सभा का जो अध्यक्ष होता था उसको ईशान के नाम से पुकारा जाता था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में, देखिए यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। तो कहता कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में सूरदास और राजा दस राजा, मतलब सूरदास और 10 राजा के बीच में युद्ध लड़ा गया था
और यह युद्ध जो है पुरुषनी इनकी रावी नदी के तट पर लड़ा था, जिसमें सूरदास की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? सूरदास की विजय हुई थी। आगे, संपूर्ण आर्य अनेक जनों में विभक्त है। ये जन ग्रामीण में निवास करते थे। इसी प्रकार समाज की इकाई परिवार थी। वयोवृद्ध यानी कि वयोवृद्ध जो बूढ़ा है, बहुधी पिता के परिवार का स्वामी होता था। मतलब जो, अगर मान लेते हैं कि घर में 10 सदस्य है, घर में अगर 10 सदस्य है, कितना सदस्य है? मान लेते हैं 10 सदस्य है, और उसमें दादाजी अगर सबसे वयोवृद्ध है, मतलब सबसे बूढ़े हैं, तो वह मालिक रहेगा घर का। कौन? उनके दादाजी ही। ठीक है। और जिसको क्या कहते हैं? कुलप कहते हैं। क्या कहते हैं? कुलप कहा जाता था। नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या है। ये रहा नेक्स्ट पेज। आप जैसे देख पा रहे होंगे, कहता है कि ऋग्वेद काल में विवाह एक उच्च एवं पवित्र संस्कार समझा जाता था। विवाह जो था वह सबसे उच्च और पवित्र संस्कार समझा जाता था। 16 संस्कार जो है, 16 संस्कार में विवाह को ही सबसे उच्च और पवित्र संस्कार ऋग्वेदिक काल में समझा जाता था। यहाँ देखिए, आगिक कार्यों में पति पत्नी दोनों उपस्थित आवश्यक समझी जाती। मतलब कोई भी यज्ञ अगर हम करते हैं, उसमें पति और पत्नी दोनों की उपस्थिति अनिवार्य थी, तभी जाके वह अग्नि संपन्न यज्ञ समझा जाता था। आगे है, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण मिलते हैं जो दीर्घकाल अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। मतलब ऋग्वेद में कुछ कन्या, ऐसी कन्या का उदाहरण मिला है जो जीवन भर शादी नहीं करता है, वह जीवन भर कुमारी रह गई। और इस कुमारी को क्या कहते हैं? तो ये कुमारी जो रह गई, इस कन्या को अमाजू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमाजू कहा जाता है। जो जीवन भर अविवाहित रह गई, वैसी कन्या को अमाजू के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, ऋग्वेदिक काल में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं मिलता है। यानी ऋग्वेदिक काल में जो है बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन, यानी कि ये कहीं उल्लेख नहीं मिलता है कि ऋग्वेद में बाल विवाह होता था और पर्दा प्रथा थी, मतलब लोग बुर्का लगा के चलते थे, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसके बाद देखते हैं क्या है। ये रहा, यहाँ देखिए कि ऋग्वेदिक काल में साधारणतः एक पत्नी व्रत की प्रथा प्रचलित थी। मतलब लोग जो है एक ही विवाह करते थे। यहाँ एक पत्नी व्रत की प्रथा थी, मतलब बहु विवाह प्रचलित नहीं था ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में नियोग प्रथा प्रचलित थी, जिसके अनुसार विधवा स्त्री संतान प्राप्ति के निमित्त अपने देवर के साथ पत्नी के रूप में रह सकती थी। मतलब अगर कोई स्त्री का पति मर गया है, अगर वो विधवा हो गई है, तो अपने देवर के साथ शादी कर सकते थे। ऐसा सबूत जो है और ऐसा प्रचलन ऋग्वेदिक काल में था। इसके बाद है कि इस काल में पुत्र की भांति पुत्री का उपनयन संस्कार होता था। ऋग्वेदिक काल में जैसे पुत्र का उपनयन संस्कार किया जाता है, उसी प्रकार पुत्री का भी उपनयन संस्कार होता था। वह अपने भाइयों की जो तरह ब्रह्मचार्य का पालन करती थी, अध्ययन करती थी। मतलब ये भी ब्रह्मचारिणी हो सकती थी और अध्ययन भी कर सकती थी। इसके बाद तो ये आज मैंने ऋग्वेदिक काल का जो पहला पार्ट इसमें डाला हूँ। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को एक बार लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर
पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि मेरा जो है थोड़ा सा मनोबल बढ़ सके, मैं इस तरह का नोट्स बना के आप लोगों को पढ़ा सके, जो झारखंड टैग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कोई भी एग्जाम में हिस्ट्री का जो भी टॉपिक डाल रहा हूँ, किसी भी एग्जाम में, चाहे झारखंड टीजीटी हो, पीजीटी हो, या झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर का जो निकलना, जेट का जो निकलने वाला है उससे हो, तो सब चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस लेकर आऊँगा इसका दूसरा पार्ट, और तीसरा पार्ट में मैं MCQ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए विदा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।